हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल। जी हां, वीएसएम एकेडमी, द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज था आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर, सेकंड एक्सरसाइज था बच्चों कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एंड जो थर्ड एक्सरसाइज था वो था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, जो फोर्थ एक्सरसाइज था दैट इज 8.4, वो था आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। सो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जी हां बच्चों, मैथ्स 2 का एक और चैप्टर, यस चैप्टर नंबर 6। अभी जो का चैप्टर नंबर 6 है ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, बट इसको हम बोलेंगे एलपीपी। बोलो क्या बोलेंगे बच्चों? एलपीपी। सो एलपीपी का फुल फॉर्म बोलो क्या होता है सब लोग? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग व्हाट? प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो एलपीपी मतलब क्या बच्चों? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब बोलोगे सर ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होते क्या है? तो ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली अगर मैं बात करूंगा थोड़े से इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो जो अमेरिकन वी कैन से दैट अमेरिकन एयरफोर्स था बच्चों, ठीक है। सो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था 1939 में, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। एंड इसको किसने इन्वेंट किया था बोलो? अमेरिकन एयरफोर्स ने। क्यों? क्योंकि उनको जो भी प्लानिंग करनी होती है, अब जो भी हम प्लानिंग करते हैं, राइट, वो प्लानिंग कितने ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है या फेल हो सकती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और वो सारी चीजें देख करके मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ने बच्चों ये कॉन्सेप्ट यूज किया अपनी प्लानिंग के लिए। मतलब जैसे एग्जांपल, अगर किसी मैनेजर को डिसीजन लेना है या डिसीजन मेकिंग कुछ क्रिएट करना है, तो वो लोग क्या यूज करते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। या किसी कंपनी को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है या प्रॉफिट डिक्रीज कब हो सकता है, तो ये सारी चीजें मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से वो चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, जैसे एग्जांपल, मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है या मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो मतलब मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को किस लेवल तक, मैं अगर प्रॉफिट का एग्जांपल लूं तो मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को किस लेवल तक सेल करूं सो दैट कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, या किस लेवल तक सेल करूं कि मेरा प्रॉफिट मिनिमम हो, राइट। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है बच्चों किस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट मिनिमम। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे कहां से मालूम पड़ती है? इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के थ्रू, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। और अगर हम बात करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, देखा जाए तो डिफरेंट जैसे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं बच्चों, या माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं लोग इसे, राइट, या डिफरेंट प्लानिंग करने के लिए यूज करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये इंट्रोड्यूस किया हुआ था बच्चों 1939 में। अब इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मतलब कोई भी, मतलब आपके पास एक बड़ा सा सिनारियो होगा, उस सिनारियो को हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब वो जो आपका इक्वेशन होता है, सिंपल इक्वेशन हो सकता है या लीनियर इनइक्वालिटीज भी हो सकता है। सिंपल इक्वेशन जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, मेरा सिंपल इक्वेशन है। या लीनियर इनइक्वालिटीज जैसे मैंने बोल दिया 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, देन 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5। एग्जाम्पल, तो बच्चों मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब अगर आपका इक्वल टू है, मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं, लेकिन यहां पे अगर बात करेंगे 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 या 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 5, इससे भी हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, बट क्या बोलेंगे? लीनियर इन इक्वेशन। तो इसे हम बोलेंगे लीनियर, बच्चों क्या बोलेंगे यहां पे? फटाफट बोलो, इन इक्वेशन। और इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो पहला वाला क्या है? लीनियर इक्वेशन। बाकी के दो क्या है बच्चों? लीनियर इन इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो इक्वेशंस है डायरेक्टली इक्वल नहीं है, वहां पे लेस देन और ग्रेटर देन का भी साइन है। तो लेस देन ग्रेटर देन साइन होने की वजह से इक्वल टू एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि इक्वल टू हो रहेगा तभी आप इक्वेशन बोलोगे, अदरवाइज क्या बोलोगे? इन इक्वेशंस। क्योंकि मैंने बोल दिया लेस देन, तो लेस देन मतलब वो नंबर है उस नंबर से कम। अब ये पूरा इक्वल टू इक्वल है क्या? मतलब एग्जैक्टली इक्वल है क्या? नहीं, उससे कम भी तो है ना। या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू भी और ग्रेटर देन भी है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल है क्या? नहीं, इसलिए हम बोलते हैं इन इक्वेशंस। लीनियर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि यहां पे जो भी वेरिएबल्स होंगे, हर एक वेरिएबल का हाईएस्ट पावर बोलो क्या है? 1। तो याद रखना, कोई भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर होता है 1, हमेशा याद रखना उसको हम बोलते हैं बच्चों एक लीनियर। सो ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे बात किया लीनियर इक्वेशंस के बारे में और लीनियर इन इक्वेशंस के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर ध्यान देना, कुछ टर्म्स होते हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट वन होता है बच्चों डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन
वेरिएबल्स। अब बोलोगे सर ये डिसीजन वेरिएबल्स क्या होता है? सो वेरिएबल मतलब वेरिएबल, लेकिन याद रखना तो डिसीजन वेरिएबल एक ऐसे वेरिएबल होते हैं जो आपको एलपीपी के अंदर मिलते हैं, मतलब वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन एलपीपी। चाहिए तो इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। वेरिएबल्स, ये बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूं सो दैट कि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जब कभी भी आप कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर जो वेरिएबल आप यूज करते हो, जैसे आपने एक्स वाई यूज कर लिया, आपने पी और क्यू यूज कर लिया, जो भी वेरिएबल यूज करते हो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिसीजन वेरिएबल्स। बोलो क्या बोलते हैं हम लोग? डिसीजन वेरिएबल्स। फिर सेकेंड आपका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बोलो क्या होता है आपका? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सवाल उठता है सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बच्चों, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब उसके अंदर जो भी वेरिएबल आएंगे उसका पावर क्या होगा? हमेशा 1। सो लीनियर फंक्शंस। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज, विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड। अगर मैं बोलूंगा ऑप्टिमाइज मतलब आइदर, जैसे मैं आगे नीचे लिखता हूं यहां पे, ठीक है, अदरवाइज मैं बीच में आ जाऊंगा। सो विच इज टू बी ऑप्टिमाइज मतलब या तो रहेगा मैक्सिमाइज्ड या तो रहेगा बच्चों मिनिमाइज्ड। दोनों एक साथ नहीं हो, दोनों एक के ऊपर एक होंगे, मतलब या तो ये मैक्सिमाइज होगा तो मिनिमाइज्ड होगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ध्यान से ना बोलते ना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मतलब जैसे मेरा बोलते हैं प्रॉफिट मेरा ऑब्जेक्टिव है। सो प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो मैं चेक करूंगा कि जो भी मुझे कंडीशन दिए गए हैं, जो भी मुझे कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं, जैसे सामने वाले बंदे ने बोला भाई आपको सर आपको इतना प्रोडक्ट का इंप्लीमेंट करना है, इतना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, तो मैं चेक करूंगा कि अगर मैं इतने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता हूं और सेल करता हूं तो देखता हूं कि मेरा प्रॉफिट मुझे मैक्सिमाइज मिलता है कि मिनिमाइज मिलता है, मतलब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है कि मिनिमम प्रॉफिट मिलता है। समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम प्रॉफिट के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज, जो फंक्शन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस एक ऐसा लीनियर फंक्शन होता है जो कि ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज मतलब वो आपका मैक्सिमाइज होगा कि मिनिमाइज, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इसके बाद आने वाला जिसे हम बोलते हैं बच्चों कंस्ट्रेंट्स। बोलो क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। मतलब किसी भी एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये आपको तीन चीजें हमेशा मिलेंगी, कंस्ट्रेंट्स। ओके, सो कंस्ट्रेंट्स की बात किया मतलब कंडीशंस, जो कि हमेशा आपके बोलो किस में होते हैं? लीनियर इनइक्वेशंस में होते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज, मतलब यहां पे मेरे पास बहुत सारे इक्वेशंस दिए गए होंगे, उन इक्वेशंस का यूज करके मैं मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करूंगा कि वो मैक्सिमम है कि मिनिमम। क्लियर? सो कंस्ट्रेंट मतलब आपके कंडीशंस। क्लियर? कंफर्म बच्चों? यस। सो अगर किसी ने भी पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट, तो आप बोलोगे कंडीशन अंडर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा सेलिंग है तो सेलिंग के लिए मुझे क्या क्या कंडीशन हो सकता है? समझ आ रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेने के लिए मुझे क्या क्या कंस्ट्रेंट, क्या क्या कंडीशन चाहिए? जैसे एग्जांपल, अगर मुझे किसी बंदे की सैलरी इंक्रीज करनी है तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द सैलरी। अब सैलरी इंक्रीज करनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या हो सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन कि उसका एक्सपीरियंस, सेकेंड कंडीशन उसका काम करने का तरीका, थर्ड कंडीशन राइट कि भाई उसका और बोलते हैं ना कि वो ज्यादा रेगुलर है कि इरेगुलर है, राइट। तो ये सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं बच्चों, एंड इन्हीं सारी चीजों का हम लोग यूज करके क्या निकालेंगे? हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। परफेक्ट। तो आई होप कि आपको तीनों के तीनों पॉइंट समझ आ गए। सो डिसीजन वेरिएबल मतलब ये ऐसा वेरिएबल होता है जो एलपीपी प्रॉब्लम के अंदर होता है। सो वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन एलपीपी दैट इज कॉल्ड एज माय बच्चों डिसीजन वेरिएबल्स। और मेरे बच्चों अगर मैं बात करूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा लीनियर फंक्शन होता है जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कि मैक्सिमम कहां पे है और कहां पे मिनिमम, उसी को हमें बताना होता है मैक्सिमम है कि मिनिमम। दूसरा आता है तीसरा, थर्ड पॉइंट आता है आपका कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंडर में होते हैं। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंडर में जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स। ओके, अब अगर किसी ने पूछा कि सर हाउ टू फॉर्मुलेट द एलपीपी प्रॉब्लम्स, जिसे मैं बोलूंगा फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मुलेट करना है ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम। सो बच्चों याद रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर दो ही एक्सरसाइज है।
पहले वाली एक्सरसाइज में हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे और सेकेंड वाले एक्सरसाइज में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड. सो डोंट बी कंफ्यूज, वी हैव ओनली 2 एक्सरसाइज. ठीक है. सो पहले वाले में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को बनाएंगे. हमारे पास बड़ा सा स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट का यूज करके कैसे बनाना मैं सिखाऊंगा. उस स्टेटमेंट का यूज करके प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे. राइट. फिर सेकंड वाले एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम दिया गया होगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज एक्स एंड वाई, राइट, या जो भी आपने वेरिएबल ऐड किया होगा कंफर्म, उसको हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड के यूज करके. बट वो तो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है. पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज को यूज करते हैं. ठीक है. सो हाउ टू फॉर्मुलेट द एलपीपी. सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट स्टेप में हमेशा आपको क्या लिखना, कंसीडर द वेरिएबल्स. ओके, विच वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स. जैसे अगर आपके पास 2 वेरिएबल की चाहिए तो मैंने लिया x, y. कुछ लोग यहां पे x1, x2 भी ले लेते हैं, है कि नहीं. सो ये तो आपके ऊपर है, आप x, y लो या x1, x2 लो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम. कंफर्म. फिर सेकेंड हम क्या स्टेप करेंगे, हम लोग को डिफाइन करना होगा क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस. ओके, सो डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. अब याद रखना बच्चों, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा हमेशा हम लोग z इज इक्वल टू लिखते हैं. जिसमें लिखते हैं z इक्वल टू 2x प्लस 3y. मान लो मेरे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक है प्रोडक्ट x और प्रोडक्ट y. ठीक है, उसके ऊपर कुछ कंडीशन दिया हुआ है. राइट. सो मेरा ऑब्जेक्टिव z मान लो मेरा प्रॉफिट है बच्चों. ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रॉफिट, कि मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है. तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा हमारा z की वैल्यू. ठीक है. और थर्ड वन होगा हमारा कंडीशन, दैट इज कंस्ट्रेंट, कि आपके पास क्या क्या कंस्ट्रेंट है उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए या मिनिमाइज करने के कंस्ट्रेंट्स. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमेशा ये 3 स्टेप करने हैं और बहुत इजी स्टेप है. हाँ, लेकिन मैं अगर आपको बोलूंगा कि जैसे अगर कोई बंदा मुझे पूछता है कि सर अगर आपके पास 2 चॉइस है कि आप एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करो या एलपीपी प्रॉब्लम को फ्रेम करो. ध्यान देना, फ्रेम करना थोड़ा लेंदी है, बट बहुत सॉरी फ्रेम बोल रहा हूं, मतलब फ्रेम मतलब फॉर्मुलेट करना. बच्चों फॉर्मुलेट करना आपका छोटा सा है. जब आप एलपीपी प्रॉब्लम क्रिएट करते हो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें दिमाग लगता है. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, अगर उसे सॉल्व करने की बात करते हैं वो लेंदी है बट दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. तो मैं अगर बोलूंगा सर कौन सी चॉइस पकड़ोगे, तो मैं हमेशा ये वाली चॉइस पकड़ूंगा. मतलब कौन सा, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी. क्यों, क्योंकि ये छोटा है. याद है ना, थोड़ा सा आलसीगिरी करते हैं. छोटा है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपने इक्वेशन बना दिया, आपका आंसर आ जाएगा. कंफर्म स्टूडेंट्स, परफेक्ट. सो ये हमारा एक बेसिक मीनिंग है. देखते हैं अभी हम लोग. सो मैं लगभग मैंने आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया. चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. अब बोलोगे सर अरे ये क्या है सर, इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सोचो जरा कैसे करेंगे. भाई कुछ नहीं है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सब कुछ बड़ा आसान है, बस रीड करने की बात है. चलो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी विच आर, मैं कलर क्यों कर रहा हूं चलो. सो विच आर प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंट टू द मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग. सो मेरे पास यहाँ पे 2 गैजेट है, गैजेट ए एंड गैजेट बी. गैजेट ए को मैं फाउंड्री में भेज रहा हूं, उसके बाद वहां से फिनिशिंग करने के लिए एक मशीन में भेज रहा हूं. सिमिलरली गैजेट बी भी है मेरे पास, गैजेट बी को मैं पहले फाउंड्री में भेज रहा हूं, फिर अब क्या भेज रहा हूं, उसको मैं मशीन के अंदर भेज रहा हूं. सो द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एस फॉलोज. अब इसको बहुत ध्यान से देखते हैं. सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपका गैजेट ए और बी है. सो गैजेट ए को फाउंड्री में कितना टाइम लगता है आपका 10. ओके, मान लो आपका 10 आवर्स है, तो यहाँ पे मैन आवर्स बोल दिया, मतलब आवर्स 10 आवर्स. और उसी गैजेट को जब आप 10 आवर्स के बाद मशीन शॉप में भेजते हो तो कितने लगते हैं, 5 आवर्स. मतलब 10 आवर्स फाउंड्री में और 5 आवर्स मशीन में लगने के बाद आपका गैजेट ए तैयार होकर आता है. बट ये जो आपका मशीन बी सॉरी गैजेट बी है, गैजेट बी को फाउंड्री में लगते हैं 4 घंटे और मशीन में लगते हैं 6 घंटे और 4 घंटे. तो 6 आवर्स फाउंड्री में लगने के बाद और 4 घंटे मशीन में लगने के बाद आपका गैजेट बी तैयार होकर आता है. लेकिन यहां पे बोला है कि भाई ऐसा नहीं है कि अपने मन से फाउंड्री को कितना भी यूज करो, आप फाउंड्री को मैक्सिमम 60 घंटे दो. टाइम अवेलेबल आवर्स क्या दिया पे, 60 आवर्स. मतलब आप फाउंड्री को सिर्फ और सिर्फ 60 घंटे यूज कर सकते हो. आप कितना भी उसके अंदर गैजेट ए गैजेट बी दो, लेकिन अगर टोटल उससे 60 घंटे काम कर लिया, जैसे एग्जांपल अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो बोलते हैं ना सर आपका जॉब 6 घंटे का है, 8 घंटे का है, 10 घंटे का है. तो अगर आपने 6-8 घंटे काम कर लिया उसके बाद आप काम करते हो क्या, नहीं. मतलब ये आपकी अवेलेबिलिटी है,
राइट, टाइम अवेलेबिलिटी। सो मैक्सिमम टाइम अवेलेबिलिटी यहां पे क्या है बोलो, 60 आवर्स, मतलब फाउंड्री मैक्सिमम 60 आवर्स काम कर सकता है, उसके बाद नहीं। और बात करेंगे मशीन शॉप की, सो मशीन शॉप का बोलो कितना दिया आपको, 35 आवर्स, मतलब मशीन शॉप मैक्सिमम 35 आवर्स तक काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे फिर क्या बोला है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30। मतलब अगर आपने गैजेट ए को सेल किया तो कितना में रुपीज मिलेगा, 30 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और गैजेट बी को सेल किया तो 20 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा पर यूनिट। अब क्या बोला है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो यहां पे प्रॉफिट को बोला है मैक्सिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन मैं यहां करूंगा। ठीक है चलो, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल लेट करना होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग बनाएंगे टेबल। अब ध्यान देना बच्चों, जो टेबल यहाँ पे अभी देखो इस क्वेश्चन में टेबल ऑलरेडी दे दिया हुआ है। सो अच्छी बात यह है कि टेबल दे दिया है, सो टेबल बनाने का टेंशन खत्म। तो फिर भी हम टेबल बना देते हैं, सब लोग दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जानबूझ थोड़ा बड़ा टेबल बनाता हूं मैं, या थोड़ा, चलो ठीक कोई नहीं, इतना बनाते हैं। सो इस टेबल के अंदर हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो पहली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक बार लाइन ले लेते हैं यहां से। ठीक है, सीख लो, पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से सीखो, उसके बाद तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, मुझे पता है आपको। तो मेरा बोलो क्या हो गया, लाइन जैसे से टेबल बनाया हुआ है। अरे यार, यही तो प्रॉब्लम होता है इसमें, छोड़ो। ओके चलो, मैं लाइन अपने हाथ से ड्रॉ करता हूं नॉर्मली। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, यस, ऐसे मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट कि कोई दिक्कत ना है इसमें। तो पहले में क्या दिया, गैजेट्स, GAD गैजेट्स। ठीक है, देन मैंने यहां से इस तरीके से ड्रॉ कर दिया आपको। ओके स्टूडेंट्स, देन फाउंड्री दिया मुझे FOUNDRY, उसके लिए भी मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया। आपको टेबल बनाना कंपलसरी है, एग्जाम में अगर आता है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते सर नहीं बनाए तो चलेगा क्या, क्योंकि बुक में दिया है। नो नो नो, बनाना पड़ेगा। सो मशीन में बना दिया मैंने। उसके बाद आपने ध्यान दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है, अब बताऊंगा कि एक्स्ट्रा क्यों रखा है, आप लोग भी एक्स्ट्रा रखो। ठीक है, उसके बाद आपका यहां पे गैजेट में A दिया हुआ है, फिर आपको B दिया हुआ है। सो यहां पे दो ही चीजों का जिक्र हो रहा है बार बार, A और B, एंड मतलब गैजेट A, गैजेट B और फाउंड्री मशीन। सो गैजेट A, गैजेट B, फाउंड्री मशीन के बाद हमेशा एक एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो देखा जाए तो A और B के नीचे ऑलरेडी टाइम अवेलेबल ये मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, समझो आप लोग, टाइम अवेलेबल मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है, लेकिन मशीन के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम नहीं दिया हुआ था। तो याद रखना, जो भी आपके पास टर्म्स होते हैं वो टर्म्स आप यूज करो, बट हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉलम रखो। क्यों, बाद में बताऊंगा। चलो, एक के लिए कितना यहाँ पे 10 आवर्स, फिर बच्चे यहाँ पे 5 आवर्स। आप लोग डॉटेड लाइन मत लिखना, आप लोग स्ट्रेट लाइन डालना। ठीक है, 4 एंड दिस इज 60 एंड 35। अब ध्यान से देखा होगा आपने लास्ट में प्रॉफिट ऑन सेल A। तो बच्चे याद रखो सब लोग, ये बच्चों से ये A है, सो A के ऊपर का प्रॉफिट है उसके सामने लिखूंगा ना, क्योंकि अगर A है तो उसके सामने प्रॉफिट, B है तो उसके सामने प्रॉफिट। जैसे फाउंड्री का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 60, तो फाउंड्री के सामने ही लिखा मैंने। ये बहुत चीज बहुत ध्यान से देखना, यहां पे टेबल बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, बट कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे टेबल नहीं बना होगा, तो बच्चों कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वहां पे आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन बहुत टाइम से सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे बहुत मजा आएगा। फिर मशीन का मुझे यहाँ पे दिया है मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए मैंने तो 35 यहाँ पे दिया है। अब प्रॉफिट की बात बोला तो प्रॉफिट कहां लिखेंगे, नो डाउट A का प्रॉफिट है तो A का प्रॉफिट यहाँ पे क्या है, ₹30। B का प्रॉफिट क्या है बच्चों, ₹20। तो ये प्रॉफिट है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया प्रॉफिट। अब समझे मैंने एक्स्ट्रा क्यों बनाया, यस। सो सब कुछ की यहां पे एंट्री हो गई थी, बट प्रॉफिट की एंट्री नहीं हुई थी। अब इसके अंदर हमें लेट करना होता है, क्या करना होता है बच्चों, लेट। अब सवाल था सर लेट किसको करें, सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके अंदर लेट कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहां पे जो टाइम अवेलेबल दिया हुआ है, किसका दिया है बोलो, फाउंड्री। सो फाउंड्री की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिया है, 60, तो टाइम अवेलेबल मतलब मैक्सिमम ही होगा ना, इसीलिए देखो लास्ट में उसने मैक्सिमम प्रॉफिट लिया है। एक चीज याद रखना बच्चों, जब कभी भी किसी भी बंदे की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देते हैं तो समझ जाना उसके हिसाब से ही क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दिया इसलिए प्रॉफिट को उसने मैक्सिमम बोला है, क्योंकि अगर मुझे प्रॉफिट गेन करना है तो मैक्सिमम मेरी मशीन कितना काम करेगी वो तो देना ही चाहिए ना। मुझे पता चला कि भाई फाउंड्री को मैंने 4 घंटे काम कराए, मशीन को मैंने 5 घंटे, बस। तो बताओ इतने काम करके, देखो एक सिंपल सा फंडा, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको मैक्सिमम इनपुट देना पड़ता है। तो वही यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हूँ, तभी तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड यूज किया बच्चों। तो यहाँ पे फाउंड्री का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है, राइट, दैट इज 60, और मशीन का मैक्सिमम वैल्यू दिया है 35। तो याद ना जो बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। जिस भी टर्म्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया गया होगा, बोलो मैंने क्या बोला,
जिस भी टर्म्स का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया होगा उसको कभी भी एक्स और वाई लेट मत करना, मतलब उसको लेट करना ही नहीं है। बोलोगे सर ये क्या बोल दिया? बहुत क्लियरली बोल दिया, जिसका भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया है बच्चों उसको कभी भी आप एक्स और वाई लेट, उसको वेरिएबल को लेट नहीं करोगे। तो यहां पे फाउंड्री और मशीन का मैक्सिमम वैल्यू दिया दैट इज 60 एंड 35, तो फाउंड्री और मशीन को मैं नहीं लेट करूंगा, तो बचा क्या? ए बी। सो ए को हम लेट कर लेंगे यहां पे एक्स और बी को लेट कर लेंगे वाई। सो क्या बोलेंगे? लेट नंबर ऑफ गैजेट्स, नंबर ऑफ गैजेट्स ए, राइट, प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, या लिखते हैं नंबर ऑफ गैजेट ए दैट इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ गैजेट्स बी दैट इज इक्वल टू वाई। मतलब यहां पे मेरे पास कितने ए के गैजेट है? एक्स गैजेट है, और बी के बच्चों वाई गैजेट है। ध्यान देना, बहुत आसान है, बहुत समझ के करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमें बहुत कुछ लिखा पढ़ी करनी होती है, मैं डायरेक्टली आपको लिखता हूं, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा उसको मैं ऊपर लेता हूं। यस, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल तो होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ध्यान सुना बच्चों, ये जो आपका एक्स है, और देखो मैं प्लीज यहां पर समझो, यहां पे मेरा एक्स है, मतलब यहां पे मेरे पास कितने गैजेट ए की वैल्यू है? एक्स, और गैजेट बी का कितना है यहाँ पे? वाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैजेट ए कितना है? एक्स, नंबर ऑफ गैजेट कितना है? वाई। तो मुझे ये बताओ, अगर समझ के लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये एक्स वाई है तो आपका इक्वेशन भी ऐसे ही बनेगा। अगर एक्स वाई ऐसे होता तो इक्वेशन इस तरीके से बनता। समझो इक्वेशन बनाने का तरीका, यहां पे फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, देन थर्ड वैल्यू, क्योंकि एक्स है वाई है तो इस तरीके से जाएंगे। एक्स अगर मैंने ऐसे लेट किया होता तो मैं इस तरीके से जाता, लेकिन ऐसे क्यों नहीं लेट किया? क्योंकि ऐसे में फाउंड्री और मशीन दिया जिसकी मैक्सिमम वैल्यू दी है, तो हम उसको लेट नहीं कर सकते। ए और बी को लेट किया। अब मुझे ये बताओ, सिंपल सा फंडा, एक गैजेट के लिए फाउंड्री में कितने टार्स लगते हैं? 10 आवर्स। बहुत ध्यान से सुना, एक गैजेट के लिए फाउंड्री में कितने आवर्स लगते हैं? वो जो 10 आवर्स। तो ऐसे मेरे पास कितने गैजेट है? एक्स गैजेट। सो एक के लिए एक्स, सॉरी एक के लिए 10, तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा? 10x, है कि नहीं? एक के लिए 10, देखो एक है तो 10 है, एक्स है तो 10x। जैसे बोलते हैं एक पेन का प्राइस है 5 रुपए, तो 5 पेन का प्राइस बताओ, 5 गुणे 5 मतलब 25 रुपए। कितना आसान था भाई, सही। एक पेन का प्राइस है 10 रुपए, तो एक्स पेन का प्राइस क्या हो जाएगा? 10 इंटू एक्स दैट इज 10x। अब आ गया तो नीचे, सिमिलरली गैजेट बी के लिए बच्चों फाउंड्री में कितने आवर्स लगते हैं? 6 आवर्स। बट मेरे पास गैजेट बी कितने हैं? वाई गैजेट हैं। सो एक के लिए 6 है तो वाई के लिए क्या हो जाएगा? 6y बराबर। तो टोटल आवर्स, मतलब गैजेट ए के लिए 10x आवर्स लग रहा है और गैजेट बी के लिए टोटल 6y आवर्स लग रहा है। जब दोनों आवर्स को ऐड करूंगा, मतलब गैजेट ए में लगने वाला आवर्स और गैजेट बी में लगने वाला आवर्स, जब मैं दोनों आवर्स को ऐड करूंगा तो वो आवर्स आपका 60 या 60 से कम होना चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है भाई, मैक्सिमम मैं 60 घंटे ही काम कर सकता हूं। फाउंड्री ने क्या बोला? मैक्सिमम मैं 60 घंटे काम कर सकता हूं। मतलब जो भी आप कितने भी नंबर ऑफ गैजेट दो, चाहे वो ए का हो चाहे बी का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं दोनों के नंबर ऑफ आवर्स को ऐड करूंगा, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 60 ही होना चाहिए, क्योंकि 60 घंटे के बाद मैं खुद बंद हो जाऊंगा। अगर आप बोलोगे सर 1 घंटा और काम कर लो 61 आवर्स, नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब यहां पे बहुत क्लियर है, समझो बच्चों, प्लीज समझने की बात है और कुछ नहीं है। आपने ध्यान दिया, मैं एक ही क्वेश्चन कितने आसान तरीके से और कितना टाइम लेके समझा रहा हूं। सो एक गैजेट के लिए 10 था फाउंड्री के अंदर टाइम, दैट इज 10 आवर्स। ऐसे ही एक्स के लिए हो जाएगा 10x। एक के लिए 6 था तो आई के लिए 6y, और जब दोनों को ऐड करोगे दैट इज लेस देन और इक्वल टू 60। वैसे ही मशीन की बात करेंगे तो गैजेट ए के लिए, मतलब एक गैजेट ए की बात करें, ठीक है। सो वन गैजेट ए का 5 घंटे लगते हैं मशीन में, बट मेरे पास x गैजेट है तो x इंटू 5 मतलब 5x, राइट। और सिमिलरली मेरे पास अगर मैं बात करूंगा गैजेट बी के बारे में तो 4 घंटे लगते हैं एक गैजेट बी के लिए, लेकिन मेरे पास यहां पे y गैजेट बी है तो क्या हो जाएगा? 4y लगेगा। जब दोनों को ऐड करेंगे अगेन, ये टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपका लेस देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए। समझ गए? क्लियर? कैसा आपने इक्वेशन किया, मालूम पड़ा कि नहीं? यस बच्चों। उसके बाद आपको लिखना है प्रॉफिट, क्योंकि ये आपने सब कुछ देख दिया, प्रॉफिट लिखना है। मुझे ये बताओ, गैजेट ए पे, मतलब एक गैजेट ए का प्रॉफिट कितना है? 30 रुपीज। एक गैजेट ए का प्रॉफिट कितना बच्चों? 30 रुपीज। ऐसे मेरे पास एक्स गैजेट है तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा? 30x।
समझे, प्लस क्योंकि टोटल प्रॉफिट निकालना है, गैजेट ए गैजेट बी दोनों साथ में। सो गैजेट बी के एक प्रोडक्ट पे कितने का प्रॉफिट है, 20 रुपए का। कितना रुपया देगा भैया, 20 रुपया देगा, तो 20 ही रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन मेरे पास कितने गैजेट है, बी वाले वाई गैजेट है, सो एक पे 20 तो वाई पे 20 वाई रुपीस मिलेगा, समझे। तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। और एक बात और, हियर नंबर ऑफ, एक मिनट, हाँ, हियर नंबर ऑफ गैजेट ए एंड बी कैन नॉट बी निगेटिव। बताओ मुझे, नंबर्स कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं बच्चों। देयरफॉर, ध्यान देना जो लिखना रहा हूं, देयरफॉर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई, मतलब गैजेट बी का नंबर भी क्या होगा, हमेशा 0 0 से। देखो गैजेट ए गैजेट बी 0 हो सकता है भाई, एक भी गैजेट ए नहीं दिया, एक भी गैजेट बी नहीं दिया, बट निगेटिव हो सकता है क्या, कि मैंने -5 गैजेट लिया, मैंने -6 गैजेट बी लिया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। सो दे कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ गए बच्चों। सो और कुछ दिया गया क्वेश्चन के अंदर, नहीं, सब कुछ हमने ले लिया, राइट। लेकिन एक चीज और, ये जो भी आपने इक्वेशन लिखा, देखो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखा और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखा, बच्चों याद है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के ऊपर आपको कुछ लाइन लिखनी होगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली इक्वेशन लिखा है, बट आपने इक्वेशन लिखा कैसे, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि ध्यान रखो, क्वेश्चन के अंदर आपको समझो और क्या बोला है। यहाँ पे क्या बोलोगे कि नॉर्मली सिंपल कि गैजेट ए रिक्वायर्ड 10 hours in foundry and gadget B requires 6 hours in foundry there and total available time is 60 hours। ध्यान रखना, gadget A requires 10 hours in foundry and gadget B requires 6 hours in foundry and time available is 60, therefore 10x plus 6y is less than or equal to 60। Then gadget A requires 5 hours in machine, gadget B requires 4 hours in machine and the maximum time availability of machine is 35, therefore 5x plus 4y is less than or equal to 35। okay, so profit on one gadget A is 30 rupees and profit on one gadget B is 20 rupees, therefore ये स्टेटमेंट आएगा आपका, therefore प्रॉफिट इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। मतलब देखो, एक सिंपल एग्जाम में हमेशा ये जो इक्वेशन आपने दिया है ना बच्चों, सब लोग ये इक्वेशन ही देखेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख दोगे तो हो सकता है मार्क्स कट जाए। अगर आपने स्टेटमेंट अंदर लिख दिया तो स्टेटमेंट पे मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं लिखा तो मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 99 या 100 मार्क्स आएंगे तो वहां पे मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेटमेंट, मतलब ये क्वेश्चन आपने लिखा कहां से, समझाने के लिए आना चाहिए। तो समझाने के लिए आप अपने लैंग्वेज में, लैंग्वेज मतलब अब ये हिंदी और मराठी मत लिखने बैठना, राइट ना, गुजराती मत लिखने बैठना, इंग्लिश ही लिखना है, बट चलेगा, ठीक है, जैसे आपको समझता है, जैसे आपने लिखा है उसी लैंग्वेज वहां पे लिख दो, वो सामने वाले बंदे समझ जाएंगे, बट मेनली वो क्या चेक करेंगे, इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पे इसने बोला प्रॉफिट को मैक्सिमम, तो अब यहां पे देखना प्लीज, अब मैं एलपीपी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने जा रहा हूं बच्चों, क्या करने जा रहा हूं, फॉर्मुलेट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर एलपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड एज, ठीक है। तो कैसे फॉर्मुलेट करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन है बच्चों, प्रॉफिट। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि मैक्सिमाइज या मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है, मतलब प्रॉफिट को ही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज बोला इसलिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज। सो प्रॉफिट है मैक्सिमाइज, सो प्रॉफिट का हमने क्या निकाला बोलो, यहां पे सब लोग देखो, यहां पे सब लोग 30x प्लस 20y, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, एक मिनट, मैक्सिमाइज कॉमा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। लेकिन ये प्रॉफिट लिखना सही नहीं है, उसको भी एक वेरिएबल से दिखा दो, तो इस प्रॉफिट को हम लोग दिखा रहे हैं और वेरिएबल से, x और y यूज कर लिया, दिखा दो z से, तो z इक्वल टू 30x प्लस 20y। फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट टू, क्या लिखोगे बच्चों आप लोग, सब्जेक्ट टू। तो सब्जेक्ट टू में बाकी सब कंस्ट्रेंट, मतलब ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है बच्चों, ये जो कंडीशंस है वो सारे कंडीशन लिख दो। तो बोलो पहला कंडीशन क्या आपका, 10x प्लस 6y इज लेस देन और इक्वल टू 60। सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों आपका, 5x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 35। और लास्ट में ये देना जरूरी है कि x और y की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी, ऐसा लिखना जरूरी है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
कॉमा y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस बच्चों ये जो आपने लिख दिया यही मेरा क्या है आंसर। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा। मैंने आधा घंटा लिया और एक ही क्वेश्चन समझाया, बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, आधा घंटा नहीं, यहां पे समझना इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आपको ये सारी के सारी क्वेश्चन समझे होंगे। सो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको एकदम अच्छे से समझ लो, राइट। एंड जो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम करते हैं, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, राइट। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को एक बार रिवाइड करो, एक बार रिवीजन करो, ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे क्वेश्चन में लगभग सब कुछ आपको सिखा दिया हुआ है। सो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर दिया ना तो मैंने डिसाइड किया एक और कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। अरे वाह, यहां पे भी टेबल दे दिया है, तो पहले ना एक बार मैं फटाफट टेबल ड्रॉ कर लेता हूं। जान दो, ड्रॉ नहीं करता हूं मैं, यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं। चलो बच्चों, नहीं ड्रॉ कर लेता हूं, नहीं तो यार गंदा लगता है ना, है कि नहीं। चलो फटाफट ड्रॉ करते हैं। अरे यार तू आना, आना मतलब वो लाइन नहीं आ रही है। एक मिनट बच्चों। यस, सो ये मैं टेबल ड्रॉ कर दिया। अब आपको यहां पे टेबल में क्या दिया है, सब लोग देखो, सब लोग। तो टेबल में मुझे एक सिंपल सा इस तरीके इस तरीके से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है बच्चों, थोड़ा लाइन तिरछा उल्टा नीचे और कोई बात नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिया है फॉर्डर। अब ये फॉर्डर क्या होता है वह मत पूछो आप समझ गए होगे। यहाँ पे दिया न्यूट्रिशंस, फॉर्डर मतलब आपका फूड एक टाइप है, ठीक है। सो फॉर्डर 1, देन फॉर्डर 2, ठीक है। और आपको पता है ना मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉलम रखता हूं, फिर न्यूट्रिशेंट ए, देन बी, देन सी, उसके बाद भी हमेशा मैं एक कॉलम एक्स्ट्रा रखता हूं, आपको पता है बात, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कॉलम रखो ही रखो, आपको समझ आएगा क्यों बाद में। सो फॉर्डर ए के अंदर न्यूट्रिशन ए कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट एंड 1 यूनिट। फिर क्या दिया फॉर्डर 2 के अंदर बच्चों 1 यूनिट, 3 यूनिट एंड 1 यूनिट। अब जो एक्स्ट्रा रखा है उसको देखो क्या करते हैं, ये सोल्यूशन है, ध्यान देना। सो अब क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों सब लोग यहाँ पे। इन अ कैटल ब्रीडिंग फर्म इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट the food ration for one animal must contain 14, 22, 1 units of nutrition A and B. So must contain, ध्यान से सुनो, यहां पे मेरे पास एनिमल है, मतलब एनिमल को ये जो न्यूट्रिशन ए बी सी है, न्यूट्रिशन ए बी एंड सी, वो कितना मिलना चाहिए, कम से कम 14, 22 और 1 यूनिट मिलना चाहिए। सो कम से कम बोल दिया, मतलब ये मिनिमम है, किसकी वैल्यू है, ए बी सी की वैल्यू है। तो ए की कितनी है यहाँ पे 14, देखो इसलिए मैं ए के सामने लिख रहा हूं बच्चों, ये ए है उसके सामने ए की वैल्यू 14, फिर 22 बी की वैल्यू है, और सी यहां पे क्या है मेरा 1, और ये क्या है मेरी मिनिमम वैल्यू है। तो यहां पे क्या लिखोगे मिनिमम, बोलोगे सर समझा कैसे। अरे भाई मुझे बताओ कि कम से कम, अब उसने बोला एनिमल मस्ट कंटेन, मस्ट कंटेन मतलब इतना तो मिलना ही चाहिए, इसके ऊपर मिलेगा चलेगा। तो मस्ट कंटेन मतलब इतना मिलना चाहिए, इसके ऊपर मिलेगा चलेगा, मतलब ये मेरी मिनिमम वैल्यू है, इसके ऊपर मिला चलेगा। भाई जैसे मैं बोलूंगा मुझे 15 यूनिट प्रोटीन चाहिए, तो मतलब मेरी बॉडी को 15 यूनिट प्रोटीन मिलना चाहिए। 20 ले लिया भाई कोई बात नहीं ना, एक्स्ट्रा ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। यस, फिर आगे देखो, 2 different kinds of fodder are available, that is A and that is fodder 1 and fodder 2. Each unit weight of these two contains the following amounts of 3, दे दिया मुझे टेबल के अंदर। The cost of fodder 1 is ₹3. So fodder 1 देखो, यहाँ पे fodder 1 है, उसका cost है, तो उसके नीचे लिखूंगा ना, अब ये cost है इसलिए यहाँ तो cost लिखता हूँ, ठीक है। देखो आपने, इसलिए हमेशा मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम, एक एक्स्ट्रा रो रखता ही हूं, समझ गए बच्चों। यस, सो कॉस्ट यहां पे क्या है ₹3 पर यूनिट है, पर यूनिट। एंड फॉर्डर 2 के लिए कितना है ₹2। बस फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। देखा मिनिमम वैल्यू दी थी इसलिए कॉस्ट को उसने मिनिमाइज करने बोला। तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का नेचर समझो। अब देखते हैं कि किसको लेट करना है। यहां पे मैंने बताया था जिसका भी मिनिमम या मैक्सिमम, अब ये क्वेश्चन मिनिमम का है, तो देखो मिनिमम वैल्यू किसकी दी गई है, एबीसी की दी गई है, मतलब मैं एबीसी को एक्स वाई नहीं लेट कर सकता। बचा कौन, फॉर्डर 1 फॉर्डर 2, तो फॉर्डर 1 को ले लेता हूं एक्स और फॉर्डर 2 को ले लेता हूं वाई। अब बच्चों एक्स वाई ऐसा है तो इक्वेशन भी इसी तरीके से जाएगा। प्रीवियस वाले में एक्स वाई ऐसे आया था, इक्वेशन ऐसा बना था, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे हम क्या लेते हैं, लेट एक्स बी द फॉर्डर 1, या ऐसे लिखते हैं लेट एक्स एंड वाई, ऐसा लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, नहीं तो एक साथ लिखेंगे अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्स एंड वाई बी द, वी कैन से दैट, क्या लिखूं मैं यहां पे, एक्स एंड वाई बी द फॉर्डर 1 एंड फॉर्डर
2, सो मैं थोड़ा बीच में कोई दिक्कत नहीं। सो एक्स एंड वाई बी द फॉर्डर 1 फॉर्डर 2। अब बहुत ध्यान से समझना है, मतलब फॉर्डर 1 कितना है टोटल एक्स यूनिट, फॉर्डर 2 कितना है हमारा वाई यूनिट। हमको पता है फॉर्डर 1 के एक यूनिट में 2 ए है और फॉर्डर 2 बी है और 1 सी है। समझो यहाँ पे फॉर्डर 1 है, फॉर्डर 1 के अंदर कितना है 2 ए 2 बी और 1 सी, बट मेरे पास यहाँ पे एक्स फॉर्डर 1 है। मेरे पास कितना फॉर्डर 1 यहाँ पे एक्स, जैसे मैंने बोल दिया फॉर्डर 1 एक फूड है या एक चपाती मान लो, चलो फॉर्डर 1 को एक चपाती मांगते हैं, तो एक चपाती के अंदर ए कितना है 2, बी कितना है 2, सी कितना है 1। जैसे अगर आप अंडे, जो लोग अंडे खाते हैं, सो अंडे के अंदर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, राइट ना, ये सारी चीज होती हैं। तो बोलते हैं ना अंडे के अंदर मान लो 3% प्रोटीन है या 3 प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट्स 2% है, ऐसा एग्जांपल देता है ना, वैसे यहाँ पे भी है। तो फॉर्डर 1 मान लो मेरा एक फूड है जिसके अंदर 2, मतलब ए कितना है 2 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 1। ऐसे फॉर्डर 2 मेरा दूसरा फूड है जिसके अंदर ए 1 है, बी 3 है और सी 1 है। समझ गए? चलो, तो हमने बोल दिया कि भाई अगर मेरा फॉर्डर 1 है एक फूड है तो एक ही फूड है ना, ऐसे मैंने एक्स फूड ले लिया। जैसे चपाती एक है, एक चपाती के अंदर ए 2 है, बी 2 है और सी 1 है, मैंने 2 चपाती ली तो उसके हिसाब से मुझे उतना अमाउंट ऑफ ए बी सी मिलेगा। 3 लिया तो 3 के हिसाब से ए बी सी मिलेगा, 4 लिया तो 4 के एक हिसाब से ए बी सी मिलेगा। समझ गए ना? यस। सो कहने का मतलब यहां पे ये बच्चों कि जो आपका, अब देखो आप समझ जाओ इक्वेशन कैसे बनेगा कि मेरे पास ध्यान रखना एक्स और वाई है, फॉर्डर 1 फॉर्डर 2, और एक्स और वाई की मिनिमम वैल्यू यहां पे क्या है 14। सो ए के अंदर 2 यूनिट है, मतलब फॉर्डर 1 जो है, फॉर्डर 1 के अंदर ए कितना है 2। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, फॉर्डर 1 के अंदर ए कितना है 2, मेरे पास एक्स फॉर्डर है, मतलब एक फॉर्डर में, समझो मैं यहां पे लिख के देता हूं आपको, एक फॉर्डर, देखो सब लेफ्ट में देखो, एक फॉर्डर में 2 ए है, तो एक्स फॉर्डर में कितना ए हो जाएगा बच्चों 2 ए, सॉरी एक्स ए, कंफर्म, मतलब क्या हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, कंफर्म, तो 2x है। उसी तरीके से सेकेंड फॉर्डर, मतलब जो सेकेंड फॉर्डर 2 है, तो 1 फॉर्डर में कितना ए है 1 ए है। अगर आपके पास y फॉर्डर है, y नंबर ऑफ फॉर्डर, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई, दैट इज वाई ए। समझ गए? सो ये 2 है, टोटल x है तो 2x, प्लस ये 1 है, टोटल y है तो 1 इंटू वाई इज y। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, देखो मिनिमम मुझे कितना है 14, मेरा मिनिमम कितना है बच्चों 14, मतलब 14 या 14 से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब मुझे न्यूट्रिशन ए कम से कम 14 तो मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मिलेगा चलेगा लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। मतलब जो भी 2x प्लस वाई, जो भी मैं फूड खा रहा हूं 2x प्लस वाई, ये ए के लिए है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। समझे आप लोग? सिमिलरली अगर बी की बात करेंगे, सो बी के अंदर ध्यान रखना फॉर्डर 1 में बी कितना है 2, लेकिन मेरे पास एक्स फॉर्डर 1 है तो क्या हो जाएगा 2x। वैसे ही फॉर्डर 2 में बी कितना है 3, बट मेरे पास y फॉर्डर है दैट इज 3y, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 22, क्योंकि अगेन 22 कैप का मिनिमम वैल्यू है, वो अगर मिनिमम दे दिया मतलब हमेशा उससे ऊपर जाना है, उससे कम नहीं जाना है। लास्ट वैल्यू क्या आपका 1 1 है ना, चलो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ गए स्टूडेंट्स? यस। अब इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि यहां पे x क्या है, फॉर्डर 1 फॉर्डर 2 वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो। सो x और y कैन नॉट बी निगेटिव, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए? ध्यान रखना हर चीज लिखने के पहले आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट, राइट बच्चों, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसान होता है। मेन इक्वेशन, उसके बाद इक्वेशन अगर आप टूटे फूटे लैंग्वेज में लिखो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे कॉस्ट, तो मुझे पता है एक यूनिट फॉर्डर 1 पे 3 रुपए का कॉस्ट है, मेरे पास तो यहां पे x यूनिट है तो क्या हो जाएगा 3x रुपए बराबर, प्लस एक यूनिट ऑफ फॉर्डर 2 पे मेरे पास 2 रुपए का कॉस्ट है, ऐसे मेरे पास y यूनिट्स हैं तो बोलो क्या हो जाएगा 2y। क्लियर ही हो गया मेरा कॉस्ट। अब हम क्या लिखेंगे, सब कुछ आ चुका है क्योंकि टेबल हमने देखा, टेबल से जो निकाल दिया बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे कि एलपीपी इज फॉर्मुलेटेड एज, तो कौन सा एलपीपी लिखोगे? यस, गिवन एलपीपी, सो देयरफॉर गिवन एलपीपी इज फॉर्मुलेटेड एज, सो पहले हम क्या लिखेंगे मिनिमाइज, क्योंकि यहां पे मिनिमाइज का क्वेश्चन है, सो मिनिमाइज कॉमा z इज इक्वल टू क्या बच्चों कॉस्ट, क्योंकि हमारा वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है। कॉमन सेंस ही बात है ना, फूड के चक्कर में कॉस्ट को तो मिनिमाइज करो, कितना कम में कितना ज्यादा खा ले वैसा है कि नहीं, 3x प्लस 2y।
एंड सब्जेक्ट टू, मतलब सब्जेक्ट टू में क्या लिखते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट दैट इज कंडीशन। सब्जेक्ट टू पहला क्या है आपका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। सेकेंड क्या है बच्चों 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 22। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और लास्ट में हमेशा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गया हमारा आंसर कंफर्म। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दो क्वेश्चन सिखा दिया एंड आई होप कि दो क्वेश्चन बहुत जल्दी हुआ, ध्यान दिया होगा आपने, बट फर्स्ट क्वेश्चन टाइम लिया क्योंकि समझाना इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन भी मैं सारे कराऊंगा, लेकिन आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स। बट वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।